आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द सचिन पायलट। तो अब हम सचिन पायलट के बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी जानेंगे, उनकी करियर रिलेटेड थिंग जानेंगे। उसके बाद अभी जो करंट सिनारियो में अशोक गहलोत और उनके बीच में जो झगड़ा चल रहा है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि उन्हें 10th अमेंडमेंट के थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन कुछ प्रोसीजर होता है, हम वो भी देखेंगे। तो अच्छे से शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सचिन पायलट की थोड़ी सी हिस्ट्री से। फर्स्ट उनका जन्म 7 सितंबर 1977 को हुआ था राजस्थान में। उनके फादर है राजेश पायलट, जो कि यूनियन मिनिस्टर थे इंडिया के। तो उसके बाद उन्होंने 2004 में सबसे पहली बार इलेक्शन लड़ा था दौसा डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ से वो जीत गए थे। तो जीतने के बाद उन्हें यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खिताब मिला था उस वक्त, यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उस समय उनकी एज 26 थी बस। तो उसके बाद 2009 में फिर से इलेक्शन लोकसभा में वो बैठे थे, तो अजमेर से बैठे थे। तो उस वक्त भी वो फिर से जीत गए। उस वक्त उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को हराया था। सेकेंड टाइम उन्होंने जब इलेक्शन जीत लिया तो उन्हें 2 कमेटी का मेंबर बनाया गया। फर्स्ट स्टैंडिंग कमेटी जो कि होम अफेयर के अंदर आता है। सेकेंड कंसल्टेटिव कमेटी सिविल मिनिस्ट्री के अंदर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो 2014 में फिर से इलेक्शन हुआ, तो उसमें उन्होंने अजमेर से फिर से लड़ा, लेकिन उस वक्त वो हार गए। तो 2018 की बात अब हम करते हैं। तो ये उनका 4th इलेक्शन था। तो 4 इलेक्शन में वो टोंक से लड़े थे, राजस्थान का टोंक डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ पे वो जीत जाते हैं। कहा जाता है मेन इंस्ट्रूमेंटल इन द कांग्रेस विक्ट्री इन द स्टेट। वो ऐसे थे जिनकी वजह से वहाँ पे कांग्रेस वहाँ पे जीत पाया था, क्योंकि आपको पता है 2014 के बाद बीजेपी हर स्टेट में मेनली जीत रहा है, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने इतनी वहाँ पे मेहनत की कि उनकी वजह से वहाँ कांग्रेस जीत गया। लेकिन 17 दिसंबर 2018 में उन्हें लगा था कि उन्हें चीफ मिनिस्टर का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब हम करेंट न्यूज़ पे चलते हैं सचिन पायलट के बारे में। तो मैंने आपको जैसे कि बताया 2018 में जब राजस्थान में इलेक्शन हो रहे थे, तो सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी, बहुत स्ट्रगल किया था वहाँ के लोगों के लिए। तो वहाँ पे इलेक्शन जीत गए थे। कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो सीएम बनेंगे, लेकिन वो बने नहीं, तो उन्हें डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया गया। तो अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे जो सीएम थे उस वक्त, वो अशोक गहलोत को बनाया गया। तो हाल फिलहाल में आपका अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा देखने के लिए मिल रहा है। तो 13 जुलाई की बात है, ये 13 जुलाई की बात है कि अशोक गहलोत की सरकार को कहा गया कि वो अल्पमत में आ गई है। मीन्स जितने सरकार बनाने के लिए लोग चाहिए वो उतने उनके पास है नहीं। तो फिर इससे मीटिंग हुई, बहुत सारी मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे वोटिंग हुई तो मतलब सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। फिर अगले दिन 14 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट से उनको हटा दिया जाता है, डीसीएम के पोस्ट से हटा दिया जाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के। तो आईएनसी का रीज़न ये था क्योंकि हिज रिवॉल्व्स अगेंस्ट द पार्टी एंड इट्स लीडरशिप। वो अपने ही पार्टी के अगेंस्ट रिवॉल्व करे, अपने ही पार्टी को गिराना चाहते हैं, इसी चलते हम इनको निकाल रहे हैं। तो 15 जुलाई को उनकी कुछ ये भी बातें आने लगी कि वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ रिश्वत दी है उन्होंने। तो उन्होंने सारी बातें को हटाया और कहा कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं अभी भी बीजेपी में नहीं जाना चाहता, मैं कांग्रेस का ही हिस्सा हूँ। तो 17 जुलाई 2020 को सीपी जोशी, जो कि राज्यसभा के स्पीकर है वहाँ पे राजस्थान के, वो एक नोटिस इशू करते हैं जिसमें डिसक्वालीफाई किया जाता है। उसमें सचिन पायलट का भी नाम रहता है और प्लस 18 अदर एमएलए ऑफ कांग्रेस। सीपी जोशी जो कि राज्यसभा के स्पीकर थे, उन्होंने नोटिस में एक्चुअली लिखा ये था, Rajasthan Congress passed a resolution that they are disqualified from the state assembly as they had not attend a party whip to the attend to Congress legislative party meeting। एक्चुअली इसमें ये कह रहा है कि जो राजस्थान कांग्रेस पार्टी है उसने जब विप जारी किए थे, विप वो होता है जो वोटिंग होती है, तो वो लोग विप जारी करते, तो उसको उन्होंने 2 बार अटेंड नहीं किए थे, तो इसीलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। जैसे ही सचिन पायलट को इस नोटिस के बारे में पता चला, उन्होंने उस नोटिस को चैलेंज किया राजस्थान हाई कोर्ट में कि ऐसे कैसे हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो हाई कोर्ट जो है उसमें 3 जजेस का पैनल बैठाया। 3 जजेस में आपका अरुण मिश्रा, बी आर गवई और कृष्ण मुरारी हैं। तो यही तीनों इनका फैसला लेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले दोनों पक्ष में जो जो एडवोकेट बैठे हैं वो लोग क्या बोलते हैं, उससे पहले हमें एंटी डिफेक्शन लॉ समझना पड़ेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए हम सबसे पहले स्लाइड को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री इससे शुरू करते हैं, ठीक है।
एंटी डिफेक्शन लॉ आखिर लाया क्यों गया, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। एक्चुअली जो नेता होते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्विच करते, दूसरे से तीसरे, तो इसके लिए एंटी लॉ लाया गया कि ऐसा नहीं करना है। तो इसे 52nd अमेंडमेंट 1985 में लाया गया था 10th शेड्यूल में। उसका सेकंड पॉइंट है कि इसमें जो जो इफ़ेक्टेड होंगे उनका एक साइड है ब्लू में और अलग साइड जो एक्सेप्शन है। इफ़ेक्टेड आपके होंगे इलेक्टेड मेंबर, इंडिपेंडेंट मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, और एक्सेप्शन आपका है स्पीकर, चेयरमैन एंड पार्टी। जो कि अगर पार्टी एक्सेप्शन में अगर एक पार्टी है अगर दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो उनको आप ये नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। और जो क्वेश्चन को डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन उठाते हैं उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। अब हम कुछ इशू कुछ और डिटेल में देखेंगे, तो उसके लिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड को अच्छे से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली डिड नॉट रेफर टू पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारी पार्टियां पहले नहीं थी। नो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, जो मैंने आपको अभी बताया। 1967 इलेक्शन कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी। कांग्रेस ने मेजॉरिटी लॉस्ट कर दिया था, रिजल्टेड इन लार्ज स्केल ऑफ डिफेक्शन, मीन्स एक से दूसरी पार्टी में स्विच करना। आया राम गया राम सिंड्रोम, इट्स मीन्स दैट हरियाणा में एक मिनिस्टर थे, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करने की उनकी आदत थी, तो उनका नाम ही रख दिया गया था आया राम गया राम सिंड्रोम। उसके बाद इफेक्टेड फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। आप खुद ही सोचिए, जब एक मिनिस्टर दूसरे में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, वो यहाँ की बात है वहाँ, इससे बहुत ज़्यादा लेजिस्लेचर में इफेक्ट पड़ रहा था। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते कुछ केसेस पे नज़र डालते हैं। खियोता हुलॉन, इस केस के अकॉर्डिंग आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉयलेट नहीं होता है क्या? इसका मतलब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जैसे कि किसी भी आदमी को राइट है, फंडामेंटल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो अगर इस केस के अकॉर्डिंग अगर आप दूसरे पार्टी के लिए कुछ अच्छा बोल देते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉयलेट हो रहा है कि नहीं, इसमें ये पूछा गया था। और दूसरा, जो स्पीकर जो निकाल रहे हैं अपने पार्टी के मेंबर्स को, तो क्या उसी का फैसला अंतिम होगा? और जजमेंट में बताया गया कि इसमें किसी चीज़ का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है। और ये भी जजमेंट में बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जब भी अगर कोई ऐसा इशू होता है निकालने को लेकर के, स्पीकर ने किसी को निकाल दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगा, वो डिसीजन दे सकता है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा केस रवि वर्सेस नायक, इसमें भी एंटी डिफेक्शन लॉ पे ही आधारित है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से बहुत सारे केसेस रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से। इसी तरह से बहुत केसेस हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के, लेकिन अभी हमें करेंट सिनारियो पे फोकस करना है। अभी जो हमने जो सचिन पायलट के केस को देखा, वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है, इसीलिए हमने ये सारे डिस्कस किए ताकि बेस कंप्लीट हो जाए। तो अब हम इसके कंक्लूज़न पे थोड़ा जाते हैं। तो सबसे पहले कंक्लूज़न क्या निकलता है एंटी डिफेक्शन लॉ का, कि ये डिस्टेबलाइजिंग गवर्नमेंट कर देता है। अगर आपका डिफेक्शन हो रहा है तो स्टेबल आपका गवर्नमेंट नहीं रहेगा। दूसरा कि हमारा जो करंट लॉ है वो एंटी है, एंटी डिफेक्शन है। उसके बाद किसी भी एक्सप्रेशन आइडियाज़ को थोड़ा हेल्दी डिबेट करता है, इससे कि आप अपने ही गवर्नमेंट का बुराई नहीं करते जा रहे, तो ये हेल्दी डिबेट जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। और हम कल सारी ये सब बातें देखेंगे कि सचिन पायलट के एडवोकेट ने क्या कहा और उनके एडवोकेट ने क्या कहा, तो इससे हम सारे एंटी डिफेक्शन लॉ को रिलेट कर पाएंगे। उन्होंने क्या क्या मुद्दों को, इशू को रखा, इधर से क्या इशू को रखा गया। Thank you for watching my video. Like and subscribe if you like it and share it too.